फिट उदयपुर में हमारे मेहमान है श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव छाबड़ा। डॉक्टर छाबड़ा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर छाबड़ा, आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं पिछले लगभग 2 वर्ष ही मान लीजिए से एक वायरस से जूझ रहे हैं जिसका नाम कोविड-19 है। बताएं कि इसने श्वास रोग के लोगों के लिए क्या क्या दिक्कतें क्रिएट की। या डेफिनेटली हम सब लोग ही एक चैलेंजिंग टाइम को डील कर रहे हैं अभी, और पिछले अब 2 साल हो गए जैसा आपने बताया। इसमें स्पेशली क्योंकि ये लंग को इन्वॉल्व करता है कोविड-19 वायरस, जो पहले नाक और गले से स्टार्ट होता हुआ और फिर लंग्स में चला जाता है और निमोनिया करता है, और ARDS यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ से वापस लंग्स का ठीक होना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसी स्थितियाँ पैदा करता है। तो दिक्कतें बहुत, जैसे अस्थमा वाले पेशेंट हैं, COPD वाले पेशेंट हैं, ILD, जिनके लंग्स जो ऑलरेडी कमज़ोर हैं उन पे ये असर बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में करता है। और अभी इन दिनों अगर हम देखें तो ये जो सिंपल सिम्टम्स हैं वो नहीं आ रहे हैं, जैसे खांसी, बुखार, कई बार जो वेरिएंट इसके कोविड के आ रहे हैं वो डायरेक्टली लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है और सीधा निमोनिया करके और बहुत कम समय में ही सीवियर डिजीज़ कर रहा है, और मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ गई है। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ा सा पेशेंट्स को लेते हैं। पहले अस्थमा की बात करते हैं। जी, अस्थमा के रोगियों के लिए क्या क्या मुसीबतें इस कोविड-19 ने क्रिएट की और उन्हें क्या क्या सावधानियां अतिरिक्त रूप से लेनी पड़ी। जी। देखिए, अस्थमा सबसे पहले डेफिनेटली ये क्लिनिकली हम लोग डायग्नोस करते हैं, जिसमें कफ, वीजिंग यानी सीटी बजने की आवाज़ छाती से, और साथ में सांस लेने का परेशानी होना, ऐसा होता है। और साथ में हम उसको फिर जो डायग्नोस करते हैं वो स्पायरोमेट्री के थ्रू उसको कंफर्म करते हैं। बट चूंकि अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली हम लोग अभी स्पायरोमेट्री और ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑस्कल्टेट भी नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट को। और पेशेंट अगर खांसी श्वास है तो हर पेशेंट अपने आप को या तो कोविड-19 सोच रहा है, या फिर अपने आप को जो अस्थमा का पेशेंट है ऑलरेडी, वो भी अपने आप को बचा के रख रहा है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊं, नहीं तो क्या होगा, वो कोविड-19 का जो RT-PCR है वो कराएंगे और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हम लोग बीइंग ए डॉक्टर, हम लोग क्या चैलेंजेस फील कर रहे हैं कि वो लोग घर पे ही रहते हैं जब तक कि उनकी डिजीज़ सीवियर ना हो जाए। खैर, अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है और पेशेंट अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर, आज सब लोग इसको पहचान रहे हैं कि ऑक्सीमीटरी से हम ऑक्सीजन की मात्रा चेक करें, और जब तक कि ऑक्सीजन की मात्रा 94 के नीचे ना जाए तब तक हमको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में, जैसे आपने बोला, ब्रोंकियल अस्थमा वाले पेशेंट के लिए अपनी दवाइयाँ, अपने अस्थमा को कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने डॉक्टर से वो डायरेक्टली फ़ोन पे कंसल्टेशन लें, अपने को एक्सप्रेस करें कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपना अस्थमा एक्शन प्लान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने डॉक्टर से, चाहे फ़ोन पे, अगर अभी राइट नाउ अभी सिचुएशन ऐसी है कि आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मिल भी रहे हैं, तो अपना एक अस्थमा एक्शन प्लान बनवाएं। उसके अकॉर्डिंग उनसे पूछें कि कब मुझे कौन सी रेस्क्यू ड्रग यानी कि इमरजेंसी में लेने वाली ड्रग लेनी है, कब मुझे वापस आपसे कांटेक्ट करना है। ये सब पूरा एक्शन प्लान के साथ चलें। और एक पीक फ्लो मीटर आता है, जैसे थर्मामीटर है जिससे आप बुखार नाप सकते हैं, उसी तरह से एक मीटर है जो आपके श्वास की नलियों में जो सिकुड़न है उसको देखने का मीटर है, जो आप खुद जज कर सकते हैं। तो उसमें रीडिंग अगर आपकी 10% से कम है, सपोज़ 400 आपका मैक्सिमम आता है, और अगर 10% है, 40 के नीचे, 350 के नीचे आता है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लें और डोज को प्लस माइनस जैसे भी करना है वो करना चाहिए। डॉक्टर छाबड़ा, संक्षेप में जानना चाहूँगा कि कोविड-19 वायरस क्या अस्थमा के रोगियों के लिए ख़तरनाक रहा, यानी उनमें मोर्टेलिटी हुई या नहीं? डेफिनेटली अगर मोर्टेलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अस्थमा के पेशेंट के लिए कोविड-19 बहुत ख़तरनाक रहा। उसकी वजह से अस्थमा के पेशेंट्स सीवियर रहे, ARDS में ज़्यादा गए, उनको वेंटिलेटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, NIV की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, और मोर्टेलिटी रेट काफ़ी बढ़ा। पर अभी जो लेटेस्ट रिसर्च ये बता रही है कि अस्थमा कोविड-19 के लिए रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन एक बार अगर हो गया तो डेफिनेटली ये मोर्टेलिटी इंक्रीज करता है। ये रेडियो लेक्सिटी है, फिट उदयपुर प्रोग्राम है। श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव छाबड़ा हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ी सी क्षय रोग की भी बात करते हैं। TB के वे रोग
जो रोगी हैं उन लोगों को क्या इस कोविड-19 ने परेशान किया या उनमें भी मॉर्टेलिटी ज़्यादा हुई? और कुछ लोग ये भी कहते पाए गए हैं कि चूँकि बहुत सारे लोग अब मास्क लगाना है, इससे टीबी के प्रचार प्रसार में कुछ कमी आई है। इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टीबी के रोगी डेफिनेटली कम हुए हैं बिकॉज मास्क वगैरह लगाया है, लेकिन जिन लोगों को ये रोग हुआ है वो काफ़ी इग्नोर्ड हुए इस दौरान, इस 1.5-2 साल में। और उनको मेडिसिन्स प्रॉपर समय पर नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। और साथ में वो लोग भी अपने आप को इग्नोर किया क्योंकि उनका सारा फोकस और पूरी सोसाइटी का फोकस और पूरा मेडिकल फर्टिलिटी का जो फोकस है वो केवल कोविड पे रहा। पर फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनका कमिटमेंट है क्षय को पूरी जड़ से निकालने के लिए, NTEP प्रोग्राम चलता है अपना, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कमिटेड हैं और जो पार्टनर्स हैं इसके, उन्होंने अपना फोकस नहीं छोड़ा। और डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट आया, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया और डेफिनेटली रोगी भी कम हुए हैं। टीबी के रोगियों में क्या मॉर्टेलिटी कोविड-19 की वजह से हुई? बिल्कुल, लंग से रिलेटेड अगर किसी का भी लंग इम्पैक्टेड है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज़, चाहे वो टीबी हो, चाहे COPD हो, चाहे ILD हो, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा हो, उनमें ये सीवियर डिजीज़ कोविड-19 का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो वो सीवियर डिजीज़ करता ही है, तो उनकी मॉर्टेलिटी चांसेस और बहुत बढ़ जाती है। रेडियो लेक सिटी के फिट उदयपुर प्रोग्राम में आज हमारे ख़ास मेहमान श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव छाबड़ा। डॉक्टर छाबड़ा, बहुत सारे बच्चे और युवा लोग इस दूसरी कोविड-19 की लहर में प्रभावित हुए और इनमें से बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए और इन्हें लंग्स संबंधी दिक्कतें नहीं भी थी तो हो गई। बताएं कि ये दिक्कतें क्या क्या थीं और ये लोग जो अब ठीक होकर भी आ गए हैं, क्या जीवन में आगे इनके लंग्स स्वस्थ रहेंगे या इन्हें फेफड़ों संबंधी परेशानियाँ आगे होती रहेंगी? बिल्कुल, एक्चुअली अभी सेकेंड वेव में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया है वो यंग जनरेशन, यंग लोगों पे, जो 25 साल से 20 साल से ऊपर और 50 साल के नीचे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो वैक्सीनेशन का, इसमें मैं कहूँगा बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा कि वैक्सीनेशन जो 60 साल से ऊपर जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन किया गया, और साथ ही साथ जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और किडनी डिजीज़ और इन सब जो भी कोमॉर्बिड वाले पेशेंट थे उनको वैक्सीन लगा। तो उस वैक्सीन का इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि जो नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन थी वो इम्पैक्ट में आई और वो ज़्यादा इन्फेक्ट हुए। और युवा लोग अब तक ये भी मान के चल रहे थे सेकेंड वेव से पहले कि नहीं, ये तो केवल ओल्ड लोग और जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं उनको ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। पर सेकेंड वेव में सबको बता दिया, बहुत सब लोग अवेयर भी हो गए कि ये इम्पैक्ट किया है यंग लोगों को, और वो काफ़ी सीरियस हुए। और मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे हॉस्पिटल में ICU में ऐसे यंग पेशेंट ही देखने को मिले मुझे इस बार। और आफ्टर रिकवरी, आफ्टर 10 से 12 दिन 15 दिन जो भी, जब कोविड नेगेटिव हो गए, उसके बाद पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, उनका लंग का जो है सिकुड़न और उनमें फाइब्रोसिस देखने को मिला, और जो काफ़ी सीवियर था। अगर मेरे ये जो श्रोतागण हैं इनको भी पता होगा, इनके भी रिलेशनशिप में काफ़ी लोगों को जब CT स्कोर कराया होगा तो उन्होंने, उनके एक्सपीरियंस में होगा कि 25 में से 20-20, 22-22 और 16 से 25 स्कोर वाले पेशेंट, यंग पेशेंट ज़्यादा दिखे। और रिकवर करने के बाद में कुछ रेजिडुअल फाइब्रोसिस तो उनके रह गया, और अभी भी काफ़ी लोग अभी भी ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, यंग लोग जो हम अभी रूटीन में देख रहे हैं। और दूसरे कॉम्प्लिकेशन, हमने ब्लैक फंगस काफ़ी कुछ सुना, उसने बहुत डेंजरस कंडीशन क्रिएट की। अभी भी मेरे जो ENT वाले जो फ्रेंड्स हैं और जो डेंटल सर्जन्स हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस लोग हैं और जो जिनकी एज भी है, जिन्होंने काफ़ी पेशेंट देख लिए, उनका भी ये स्टेटमेंट था कि ऐसी बीमारी हमने ज़िंदगी में हमने नहीं एक्सपीरियंस की। तो म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, कैंडिडा हमने काफ़ी देखे हैं, और कई लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है जिसमें उनके आई को पूरा सा रिसेक्ट करके जबड़ों को निकाला गया है। इवन कई बार ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन सर्जरीज और इन सब की ज़रूरत पड़ी है। और आपने जैसा बोला कि इन लोगों को आगे भी दिक्कत आएगी, डेफिनेटली जो लोग जिनके लंग्स वीक हो गए हैं, फाइब्रोसिस है, उनको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको एक्सरसाइज, स्पायरोमेट्री और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम और ये सब करने की ज़रूरत है। हमको अभी तक कुछ पता नहीं है कि फाइब्रोसिस पूरी तरह ठीक होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अभी 1.5 से 2 साल का है।
लेकिन उम्मीद है कि कुछ लंबे समय में ये धीरे धीरे फाइब्रोसिस रिजॉल्व होगा और उन लोगों को, यंग लोगों को धीरे धीरे ये समस्याओं से कम सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर छाबड़ा, इसी बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। वे लोग जो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे और सरवाइव कर चुके हैं, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था, इनको दिक्कतें हो सकता है सामने न आती हों, लेकिन कुछ लोग यूँ भी घबराए हुए हैं कि हमें हो सकता है 2 साल 3 साल बाद एकाएक कुछ और दिक्कत आ जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आदमी रिकवर होकर आ गया और उसके बाद हार्ट अटैक से चला गया या किसी दूसरी बीमारी से चला गया वो। तो बताएं कि क्या क्या परेशानियां लोगों को सच में आ रही हैं, आ सकती हैं, और उनसे कैसे निपटा जाए। जी, देखिए, कोविड के बाद में एक एंटाइटी है पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसको हम यूजुअली कोविड से ठीक होने के बाद भी पेशेंट्स को 2 महीने हो गए लेकिन सडनली कभी फीवर आ जा रहा है, हाथों पैरों में बहुत भयंकर दर्द है, बॉडी एक हमेशा बना हुआ है, थकान, वीकनेस, ये पेशेंट काफ़ी इसको फेस कर रहे हैं। और जैसा आप, ये तो धीरे धीरे चला जाना चाहिए जब तक, जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है, और काफ़ी लोगों का चला जाता है। और इवन जो ऑक्सीजन पे हैं पेशेंट, वो भी विदाउट ऑक्सीजन आ जाते हैं। आजकल बहुत अच्छी ड्रग्स अवेलेबल हैं, एंटी फाइब्रोटिक ड्रग का इसमें बहुत अच्छा रोल है, जिसमें हम 2 तरह की ड्रग्स एंटी फाइब्रोटिक में पिरफेनाडोन और निंटेडेनिब करके जो ड्रग्स आती हैं वो यूज़ करते हैं, और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। और जैसा आपने बताया कि 2 साल बाद, 1.5 साल बाद किसी को हार्ट अटैक आया या ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि उससे इसका रिलेशन नहीं है। वो तो आपका जो नॉर्मल, डेफिनेटली बॉडी तो वीक होता है, तो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ज़रूर आ सकता है, बट जो कार्डियक दिक्कत आ रही हैं वो मुझे नहीं लगता कि इसके कॉम्प्लिकेशन की वजह से है। डॉक्टर छाबड़ा, लंग्स को लेकर दिक्कतें कोविड-19 ने एक्सपोज कर दी, यानी आपके फेफड़े कितने महत्वपूर्ण अंग हैं इस वायरस ने बताया। तो बताएं कि इससे हमने क्या क्या सबक लिया और क्या क्या सबक हम और लेंगे। डेफिनेटली बोलते हैं ना कि सांस चल रही है तब तक जीवन है, और लंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये इस कोविड-19 के दौर में हमको सबको पता चल गया, और इसको स्वस्थ रखना पहली जिम्मेदारी है। इसके लिए अभी जो हमारा जो इंडिया में योग गुरु बना हुआ है इंडिया, तो उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। योग, प्राणायाम, रेगुलर एक्सरसाइज और अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। उसके लिए एक अपना अलग से टाइम रखना, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डेफिनेटली लंग्स को स्वस्थ रखना, और अगर जो COPD पेशेंट हैं या ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट हैं, उनको अपने डॉक्टर्स के संपर्क में रहना है, अपनी दवाइयाँ बराबर लेनी है, उनको छोड़ना नहीं है, वहाँ लापरवाही नहीं करनी है। ब्रोंकियल अस्थमा अगर कंट्रोल होगा, COPD कंट्रोल होगा, तो इस बीमारी की सीवियरिटी से हम बच सकते हैं। हमारे फेफड़े स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं है, कैसे पता लगाएं? देखिए, अभी हमारे पास एक सबसे बड़ा टूल होता है स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री से लंग फंक्शन टेस्ट जिसको बोलते हैं, उससे हम पेशेंट्स का FEV1 और FVC चेक करते हैं, और डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी भी हम मशीन के द्वारा देख सकते हैं। और बाकी तो आजकल सब लोग अवेयर हैं कि हम ब्रीथ को रोक सकें 40 सेकेंड, 7 सेकेंड, जितनी देर हम रोक सकते हैं, उससे हमको अपने लंग की फंक्शनिंग पता चलती है। आप सीढ़ियाँ अच्छे से चढ़ पा रहे हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल, तो आप ठीक है। अभी मैं एक बात और इसमें बोलना चाहूँगा कि लोग एंग्जाइटी में ज़्यादा हैं। उनके ऐसे काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, इवन यंग पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जो लोग सांस का प्रॉब्लम लेकर के आ रहे हैं, जबकि उनके लंग्स बहुत हेल्दी हैं, लंग्स में कोई इशू नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड में वो इतनी एंग्जाइटी ज़्यादा है, और उस एंग्जाइटी की वजह से उनको सांस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उनसे यही अपील करूँगा, अगर आप ये स्पायरोमेट्री करा के देख सकते हैं, और अपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अपने एक्सर्शन करके देख लें, अगर उनमें उनको सैचुरेशन कम नहीं हो रहा है, और एक ऑक्सीमीट्री के बारे में सब लोग जानते हैं, तो उस ऑक्सीमीट्री के थ्रू 6 मिनट वॉक टेस्ट किया जा सकता है। यानी कि पेशेंट 6 मिनट आराम से चले, और कितनी दूरी चल पा रहा है वो भी नोट करे, और सैचुरेशन चलने से पहले और चलने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा में अगर ज़्यादा फ़र्क, 2 या 3 का फ़र्क आता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, तो वो 100% मान के चलें कि उनके लंग्स अच्छे हैं। और वैसे भी नॉर्मली बैठे बैठे भी अगर ऑक्सीजन की मात्रा 98 है और आपको सांस चल रही है, और आप अपने डॉक्टर के पास गए हो और उसने चेक कर लिया, आपको कोई ब्रोंकियल अस्थमा या कोई लंग से डिजीज़ नहीं है, तो आप फ्री हो जाएं। इस एंग्जाइटी को अपने पास ना रखें, नहीं तो वास्तव में कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेंगे।
स्पायरोमीटर में अगर कोई दिक्कत आए या कोई दूसरी दिक्कत पकड़ में आए तो क्या फेफड़ों के रोग ये मान के चलें कि वो जीवन भर ठीक नहीं होंगे या ठीक हो सकते हैं? नहीं, अगर बीमारी अगर पकड़ में आई है, जैसे बीमारी स्पायरोमेट्री में हमको स्पेशली ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव डिजीज़ देखते हैं हम। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में 2 डिजीज़ हैं, सीओपीडी और ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये दोनों का प्रॉपर ट्रीटमेंट तो चाहिए ही चाहिए। और ब्रोंकियल अस्थमा एपिसोडिक लंग डिजीज़ है जिसमें एपिसोडिक सिम्टम आते हैं। अगर उसको प्रॉपरली मेडिसिन लिया जाए तो दवाइयाँ कम होती जाती है और पेशेंट का आराम बढ़ता जाता है और लॉन्ग टर्म उसके लंग्स हेल्दी रहते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं आती। हमारे पास बशर्ते एग्जाम्पल्स हैं। ठीक यस, तरह बिल्कुल। से दवाई ले और दवाई डॉक्टर को लेता रहे दिखाए। तो बहुत अच्छे से कंट्रोल मिनिमम दवाइयों पे किया जा सकता है। और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े एथलीट आजकल तो, अगर आप टोक्यो ओलंपिक में से भी उठा के देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अस्थमा से पीड़ित होंगे, बट दे आर विनिंग द गोल्ड। तो अस्थमा से अपनी लाइफ की जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं अपने को सेट करें, फ्री होकर के जिएं। और सीओपीडी वाले पेशेंट्स के लिए मेरी राय ये है कि आप बराबर रेगुलरली अपनी दवा लें तो सीओपीडी कंट्रोल रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आईएलडी वाले पेशेंट्स प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है पर वो बराबर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे, वैक्सीनेशन बराबर कराएंगे। वैक्सीनेशन कोविड का भी कराएं, और जो ऐसे पेशेंट हैं जो लंग के डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। तो वो लगवाएं और अपने आप को सेव करें। रेडियो लेक सिटी और प्रोग्राम है फिट उदयपुर, मेहमान श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव छाबड़ा। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ी सी बात करते हैं एलर्जी की भी, क्योंकि बारिश के मौसम में वो करनी ज़रूरी हो जाती है। बारिश के मौसम में बहुत सारे लोगों को सांस की थोड़ी सी दिक्कत आती है और कुछ परेशानियाँ, कुछ सुबह उठकर छींकें भी होती है और कई लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग जाती है। और यही समस्या जब चेंज ऑफ सीज़न आता है, यानी अब सर्दियाँ थोड़े दिनों में आ जाएंगी, तो उससे पहले भी ये समस्या होती है। बताएं कि ये क्या समस्या है और इसका भी कुछ निदान है क्या हमारे पास? बिल्कुल। जो लोग एलर्जिक हैं या जो ऑलरेडी एलर्जिक हैं उनको तो पता है, क्योंकि लंबे समय से उनको फेस कर रहे होते हैं, तो उनको ये पता होता है कि हम किस चीज़ से एलर्जिक हैं। डॉक्टर छाबड़ा, ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या नमी या बारिश से भी लोगों को एलर्जी होती है? हाई ह्यूमिडिटी उन लोगों को ट्रिगर के रूप में काम करती है। एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर जब चेंज हो रहा होता है वो काम बहुत बड़ा ट्रिगर है। और इरिटेंट्स कोई भी हो, इंडोर स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, और इवन हम जो घर में क्लीनर्स, परफ्यूम, हार्ड परफ्यूम्स यूज़ करते हैं तो दूसरों के लिए वो ट्रिगर का काम कर सकता है। घर में अगर कोई पेट है, फर वाले जानवर हैं, तो वो भी ट्रिगर का काम करते हैं। और हमारे घर में अगर मोल्ड्स हैं, अगर आप बाथरूम्स में या कहीं भी नमी वाले एरिया में देखें और कहीं पर भी कुछ भी फंगस जैसा या मोल्ड्स दिखती हैं तो डेफिनेटली उनको उन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, उसकी सफाई करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग, जिन लोगों को रात को सोते ही, जैसे आपने बोला, बिस्तर में जाते हैं और सवेरे उठते हैं तो छींकें शुरू हो जाती है, तो वो उनके जो रात में जो जाकर के इनके कई बार सांस चलना और जो छींकें चालू होती हैं तो उनके बिस्तर में डस्ट माइट्स होती हैं जो दिखती नहीं हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर उनको रात में जाने के बाद दिक्कत होती है तो उन बिस्तर को अच्छे से धोएं, धूप में अच्छे से सुखोएं और उनको कवर भी करें। ऐसे बहुत सारे कवर आते हैं जो इन एलर्जेंस को बाहर नहीं निकलने देते, तो वो चैन की नींद आराम से सो सकते हैं। तो ये सारे एलर्जन हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। और बारिश के मौसम में क्या सलाह देंगे लिसनर्स को? जी, बारिश के मौसम में मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने घर का टेम्परेचर, अगर आप एसी यूज़ करते हैं तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखें और निकलते वक्त अपना थोड़ा वार्म अप कर लें। एकदम से मौसम जहाँ पे भी वेदर चेंज हो रहा हो वहाँ ना जाएं। और बारिश में भीगने का शौक़ हो तो भीगें, लेकिन अपने पहले ये क्लियर कर लें कि उस वक्त आपकी बॉडी की कंडीशन कैसी है। अगर आप ऑलरेडी थोड़े सिम्टम में हैं तो आप इसको अवॉइड करें, और अगर आप कंट्रोल हैं फुल्ली तो फुल लाइफ जिएं, आराम से भीगें भी, और लेकिन ज़्यादा देर तक ना भीगें, और जल्दी से अपने सिर को पोंछें। और वो जो हम सारी चीज़ें हम लोग करते हैं वो गर्म पेय पदार्थ का यूज़ करें, ये ध्यान रखें। डॉक्टर छाबड़ा, फतेह सागर पर भीड़ पड़ने लगी है, मंदिरों में भी लोग जाने लगे हैं और मेले ठेले सब सजने लगे हैं। मान लें कि कोविड-19 चला गया है? जी नहीं, कोविड-19 डेफिनेटली केसेस बहुत कम हो गए हैं। और अभी नेक्स्ट वेव की मैं बोलूँगा, काफ़ी रिसर्च जो बोल रही है नेक्स्ट वेव,
का पॉसिबिलिटी है। और बाकी सब जगह अगर आप देखेंगे अदर कंट्रीज़ में वो ऑलरेडी पीक पे चल रहे हैं केसेस। अमेरिका के अंदर रोज़ अभी 1 लाख के ऊपर केसेस आ रहे हैं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और आप थाईलैंड। हर जगह देखिए, थाईलैंड, सब जगह केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब हमको, क्योंकि हम तो ओवर क्राउडेड, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो ऐसे में अभी अभी वो वक्त है कि हमको अपनी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। और अब मैं इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात एक मैं बोलना चाहूँगा। अभी अगर आपने सुना हो तो ये कोविड के वेरिएंट्स के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट, अल्फ़ा, कापा, लैम्बडा, ये सारे वेरिएंट चल रहे हैं। तो अगर हमने अभी जैसे थेले सजना और आपने जैसा बात बोला मंदिर और फतेह सागर, अगर हम अभी केवल अपने इंजॉय पे ध्यान देंगे तो इन वेरिएंट्स को भी हम दावत दे रहे हैं। ये वेरिएंट्स हम खुद बना रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जितने लोगों में ये कोविड का इन्फेक्शन होगा, बेसिकली कोविड का जो वायरस है वो म्यूटेशन के थ्रू वेरिएंट बनाता है। लेकिन एक और तरीका जिसमें बहुत फास्ट अपना रूप बदलता है, वो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन टेक्निक। तो होता क्या है कि जैसे आप ये समझिए कि एक पेशेंट में एक वेरिएंट का वायरस चला गया और दूसरा किसी और के संपर्क में आने से दूसरा वेरिएंट भी उसके अंदर है, वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, तो वो तो डेफिनेटली वो बच जाएगा। लेकिन वो वायरस आपस में अपने जेनेटिक जो मटेरियल है एक दूसरे से चेंज करके एक दूसरे के अंदर जाएंगे तो एक नया वायरस बनता है। तो यानी जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे उतने ज़्यादा वेरिएंट बनने की संभावना है। और ऐसे वेरिएंट भी बन रहे हैं जिन पे वैक्सीन अभी देखने को मिल रहा है कि काम नहीं कर रहे हैं। और हमको वापस हम बैक टू ज़ीरो, जो मार्च में थे हम लोग, पिछले मार्च में, हम वहाँ जा सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया। कुछ अगर ऐसे वेरिएंट आ गए जो बिल्कुल भी वैक्सीन से इफेक्टिव नहीं हो। और दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि जो हमारी सबसे बड़ा जो एसेट है हमारे बच्चे, वो वैक्सीनेटेड नहीं है। जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ये वायरस जैसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में रहता है ना, उस तरह से वो रहता है और उनमें उस वायरस का लोड भी ज़्यादा होता है। और वो लोग अगर अपने परिवार में जाते हैं जहाँ पर बच्चे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो 18 साल के नीचे किसी को वैक्सीन लगा नहीं है और हम सबसे यंग कंट्री हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आया और हमने अगर यहाँ बेवकूफ़ी की और अगर हमने यहाँ पर थोड़ी लापरवाही की तो हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लोग जनरेशन है वो इम्पैक्ट होएगी और हम दूसरी वेव से भी ज़्यादा भयंकर कंडीशन में आ सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अभी फतेह सागर और कहीं घूमना, मंदिरों में जाना मेरे ख्याल से अभी अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर छाबड़ा, थोड़ी सी मास्क की भी बात करें। क्या ये मास्क अभी भी ज़रूरी है, और है तो क्यों और कौन सा? बिल्कुल, मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मास्क और वैक्सीन ही हमारे हथियार हैं। और मास्क के बारे में मैं बात करूँगा कि ये वेरिएंट को भी रोक सकता है। किस तरीके से? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर कोई डबल वैक्सीनेटेड है तो उसको अगर वायरस आया तो वो उसको लेके जिएगा, वायरस को उसके अंदर वो रहेगा, लेकिन उसको हार्म नहीं कर रहा। लेकिन वो पर्सन अगर किसी और के पास जाता है जो नॉन वैक्सीनेटेड है तो उसको वो वायरस दे देगा। तो एक तो ये, इसलिए उस आदमी को जो वैक्सीनेटेड है उसको तो मास्क पहनना ही पहनना है। हम सोचते कि अब हमको मास्क पहनने की कहाँ ज़रूरत है, तो एटलीस्ट हम अपने बच्चों के लिए हमको मास्क पहनना है। और दूसरा, जिस भी पॉपुलेशन में 50 से ज़्यादा पेशेंट अगर हैं 1 लाख पे, तो वो कम्युनिकेबल जोन है वो, तो ऐसे में तो एयर में भी वायरस रह सकता है। अभी तो हम 2 मास्क की बात कर रहे हैं, 1 मास्क की तो कर ही नहीं रहे हम। तो 2 मास्क जहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कम्युनिकेशन, इस वायरस को फैलने के, ट्रांसमिशन के, तो हमको वहाँ पर मास्क पहनना है। और इवन हमको तो डिस्टेंस भी अभी 6 फीट नहीं, अभी तो डिस्टेंस भी हमने बढ़ा दी है। तो मेरा अनुरोध है कि मास्क तो हमेशा इम्पॉर्टेंट है ही। डॉक्टर गौरव छाबड़ा, आपका हृदय से आभार।